हमारा जो टॉपिक है वो है मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद, इसी को बोला जाता है। तो मैं दोनों को थोड़ा अलग बताऊंगा। मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव क्या है? मेसो का मतलब होता है बीच का। तो एक उदाहरण लेके समझते हैं हम कि हम मेसोमेरिक क्यों बोल रहे हैं। मान लीजिए हमारा उदाहरण है 1,3 ब्यूटाडाइईन। ये एक बार पहले भी मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये सामान्य रूप से हम ब्यूटाडाइईन को लिखते हैं। जब हम इस पर ब्रोमीन की क्रिया करते हैं Br2 की, तो नियमानुसार ये एक योगात्मक क्रिया है, यानी ब्रोमीन का परमाणु एक द्विबंध को तोड़ेगा और द्विबंध को तोड़ के क्या करेगा, दो कार्बन पे एक एक ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इसमें जो हमारा उत्पाद मिला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2, एक ब्रोमीन यहां जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहां। आप ऐसा इस ओर भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक साइड आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं 1,2 उत्पाद, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 2 पे, 2 के बीच जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रोमीन ने तोड़ दिया, दोनों कार्बन के पास एक एक जगह खाली हो गई, उससे ये जुड़ गया। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, लेकिन हमको ये उत्पाद भी मिलता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br Br। यहां आप देखिए कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। यह है 1,4 उत्पाद। ऐसा कैसे बन गया कि कार्बन नंबर, भाई बंध तो उसको कार्बन 1 और 2 के बीच का तोड़ना था, या तो 3 और 4 के बीच। ये 1 और 2 पे कैसे, 1 और 4 पे कैसे जुड़ गया? इसका मतलब ये है, जब भी हम ऐसा रिएक्शन कराते हैं हमको ये उत्पाद भी मिलता है, ये उत्पाद भी मिलता है। पहले वाले उत्पाद के बनने को तो हम इस संरचना से आराम से बता सकते हैं कि भाई ये बंध टूट गया, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन बगल वाले कार्बन पे जाके जुड़ गया। तो ये संरचना प्रथम उत्पाद के निर्माण को तो आसानी से समझा पा रही है, लेकिन यही संरचना दूसरे उत्पाद के निर्माण को नहीं बता पाती। तब हमने क्या किया, हमने कार्बन के स्केलेटन को लिया, यानी कि हाइड्रोजन हटा के नॉर्मल देखा कि भाई है क्या। तो है ये कि ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला है, जिसमें हर एक कार्बन sp2 संकरित है। ये पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को। हर एक कार्बन परमाणु पर एक p कक्षक पाया जाता है जो पाई बंध का निर्माण करने में सक्षम है। तो इसकी संरचना में एक संभावना यह है कि एक कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच एक पाई बंध बन जाए, 3 और 4 के बीच एक पाई बंध बन जाए। यह संरचना प्रथम उत्पाद के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। दूसरी संभावना यह है कि दूसरी संभावना यह है कि कार्बन 2 और 3 के बीच पाई बंध बने। बिल्कुल हो सकता है। यह संरचना दूसरे उत्पाद के बनने को बता रही है कि भाई अगर ऐसा बंध बनेगा तो कार्बन 1 पे एक जगह खाली है, 2 पे एक जगह खाली है, जुड़ सकता है ब्रोमीन। तो आप देखिए कि वास्तव में ब्यूटाडाइईन की संरचना न तो पूरी तरह से संरचना नंबर 1 है और न ही पूरी तरह से संरचना नंबर 2 है। हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में ब्यूटाडाइईन इन दोनों संरचनाओं की तरह व्यवहार कर रहा है। पहली संरचना जैसा भी काम कर रहा है, दूसरी संरचना जैसा भी काम कर रहा है। इसलिए इसकी मूल संरचना जो हम बनाते हैं वो कुछ ऐसी बनाते हैं।
कि ऊपर के सारे पाई बंध आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में मिलके डिफ्यूज हो जाएं। और नीचे के, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन का एक बादल ऊपर और पाई इलेक्ट्रॉन का एक बादल नीचे रहेगा। तो ओवरऑल मेसोमेरिक का मतलब होता है बीच का। ब्यूटाडाइन का व्यवहार न तो पूरी तरह से संरचना एक जैसा है, न ही पूरी तरह से संरचना दो जैसा है। इसका व्यवहार इन दोनों के बीच का है। इस प्रभाव को कहते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ या कोई यौगिक दो या दो से अधिक संरचनाओं के समान व्यवहार करे, तो इस प्रभाव को हम नाम देते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। इस प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है और ये एक स्थायी प्रभाव है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है और ये एक स्थायी प्रभाव है। इसको हम एम प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, मेसोमेरिक का एम। अब ध्यान से देखें कि एम प्रभाव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये तो एक उदाहरण है, मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यह है आपका एक्रोनिल। एक्रोनिल। अब इसमें ऑक्सीजन चूंकि इन सब से विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये वाला पाई बंध कूद के यहां आ जाएगा। आप देखिए कि दिशा किस तरफ है, कार्बन की श्रृंखला से दूर ऑक्सीजन की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहेंगे -m प्रभाव, ऑक्सीजन का -m प्रभाव। जबकि इसी में अगर हम क्लोरीन ले लें, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप देखिए कि क्लोरीन का लोन पेयर यहां आएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। अब की बार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह समूह से कार्बन के श्रृंखला की ओर है। ठीक है, इसमें मैं उल्टा बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो आप नोटिस करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से कार्बन की ओर आ रहा है। तो जब कार्बन को फायदा होता है तो इस प्रभाव को हम कहेंगे +m प्रभाव, और जब कार्बन को नुकसान होता है तो हम उस प्रभाव को माइनस साइन से दर्शाते हैं, -m प्रभाव। तो +m और -m ये हो गया आपका। अब आते हैं अनुनाद पे। अनुनाद आपने कई बार पढ़ा होगा, तो कुछ बहुत अलग नहीं है। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनुनाद है क्या। एक सरल उदाहरण लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। नॉर्मली अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं हम। ठीक है, हमने अपने अध्ययन से ये जाना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बंध की लंबाई जो है वो 1.22 आंगस्ट्रॉम होनी चाहिए डबल बॉन्ड की। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लंबाई, ऑक्सीजन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1.22 आंगस्ट्रॉम। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की लंबाई होनी चाहिए इससे लंबी, 2.30। 2.30। प्रॉब्लम यह है कि जब हमने इसका अध्ययन किया तो हमको पता चला कि इसकी लंबाई 2.40 है। ठीक है, जब हमने ये देखा कि वास्तव में प्रयोग करते हैं, पता करें कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि वास्तव में इसके बंध की लंबाई न तो ये है न तो ये है, दोनों ही नहीं है, कुछ नया है। क्या है? 2.30 है। 2.30 है।
और बंध वियोजन ऊर्जा का मान, बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब होता है बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा लग रही है। तो वो मैं बता दूं, सिंगल बॉन्ड वाले के लिए ये था 150 और डबल बॉन्ड वाले के लिए था लगभग 300। लेकिन वास्तव में जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वो है 336। अब 336 तो इससे भी ज्यादा है। तो ये बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध की प्रकृति है वो न तो एकल बंध जैसी है और न ही द्विबंध जैसी है। क्या ये संरचना इस वास्तविक मान को समझा सकती है? नहीं समझा सकती, क्योंकि ये संरचना तो कह रही है कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब बंध की लंबाई 1.22 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए और बंध वियोजन ऊर्जा 300 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि वास्तविक मान इस संरचना से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हमको इसकी एक से ज्यादा संरचना बनानी पड़ेगी और हमने इसकी एक से ज्यादा संरचना कुछ इस तरीके से बनाई। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये प्लस ये माइनस, या ठीक उल्टा भी हो सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे के ट्रिपल बॉन्ड बना ले और ये बॉन्ड इधर आ जाए। तो आप देखेंगे कि O सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस माइनस। अब ये जो तीनों संरचनाएं हैं, इन तीनों संरचनाओं के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंध कभी कभी कुछ क्षण के लिए एकल बंध जैसे होते हैं और कुछ क्षण के लिए ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध जैसे होते हैं। और जब भी एकल बंध और त्रिबंध जैसे होंगे तो बंध की लंबाई न तो एकल बंध की होगी न द्विबंध की होगी। तो बंध की लंबाई हमारी एक्सप्लेन हो गई कि न तो उस द्विबंध से भी कम होगी क्योंकि त्रिबंध की लंबाई थोड़ी सी आ जा रही है। दूसरा, जहां भी अनुनाद पाया जाता है इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं, जगह बदलते हैं, जिसकी वजह से अणु की ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, अणु की ऊर्जा में कमी आ जाती है और उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। जब भी स्थायित्व बढ़ेगा बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। तो अनुनाद क्या है? जब किसी अणु की एक ही संरचना उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती है, तब ऐसे में उसके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचनाएं, एक से अधिक काल्पनिक संरचनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं और ये घटना कहलाती है अनुनाद। अब इन सभी काल्पनिक संरचनाओं को मिला के एक संरचना जिसको हम कहते हैं अनुनाद संकर, वो बनाया जाता है। और अनुनाद संकर भी अपने आप में क्या है, एक काल्पनिक संरचना ही है। अब हमने क्यों कहा काल्पनिक? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि एक ही सेकंड के अंदर ये तीनों रूप में बदल रहा है। तो किसी एक रूप की प्राप्ति तो संभव है ही नहीं। आप सोचो कि ये मिल जाए तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तुरंत किस में बदल जाएगा, इसमें। ये मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ये इसमें बदल जाएगा। तो इसलिए ये सभी संरचनाएं किस में आती हैं, काल्पनिक संरचनाओं में आती हैं। अब आते हैं हम इसी से आपको एक्सप्लेन करते हैं बेंजीन का एक उदाहरण। और बेंजीन हम सभी जानते हैं कि बेंजीन का अणु सूत्र है C6H6। इसमें हर कोने पे CH होता है, ठीक बात है ना। ये एक षटकोणीय संरचना है जो कैकुले द्वारा प्रदत्त थी और इन्होंने कहा कि एकांतर क्रम में तीन क्या है, डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। जब हमने कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई को शुद्ध रूप में नापा तो यह मिला 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई को नापा तो यह मिला 1.34 एंगस्ट्रॉम।
पर बेंजीन में जब हमने कार्बन कार्बन के बंध को नापा तो वास्तविक मान यहां निकला कार्बन कार्बन का 1.39 एंगस्ट्रॉम। किसी का स्पीकर ऑन है बेटा और वो डिस्टर्ब कर रहा है, लखन, और किसी का भी ऑन है शायद, हाँ ठीक है। तो ये आप देखिए, ये जो मान है ये न तो एकल बंध जैसा है और न ही द्विबंध जैसा है, बीच का मान है ना, बीच का मान है। मतलब यहां न तो कार्बन कार्बन में पूरी तरह से एकल बंध है और न ही कार्बन कार्बन में पूरी तरह से डबल बॉन्ड है, यहां है डेढ़ बंध जैसी कुछ स्थिति। अब वो कैसे? तो कैकुले ने इसके लिए दो संरचनाएं दी कि भाई संभवतः इसके डबल बॉन्ड लगातार अपनी जगह क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद डेवार नाम के वैज्ञानिक ने इसकी तीन और संरचनाएं दी जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मल्टीपल बॉन्ड केवल अगल बगल वाले में बने, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, इस तरह से भी बन सकता है। और इन सब को मिला जुला के जो हम संरचना पेपर में लिखते हैं वो ये है अनुनाद संकर। मैं फिर से बता दूं कि जब किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या उसकी एक संरचना से संभव नहीं होती है तब हम उसके लिए एक से अधिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है और इनको मिला के बनी काल्पनिक संरचना कहलाती है अनुनाद संकर। अब अनुनाद संकर में संरचनाएं आपको बनानी है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? नंबर एक, इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का अंतर रख सकते हैं आप, यानी बंध की पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं आप, परमाणु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर दो, प्रत्येक योगदानी संरचना में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगली चीज, इनकी ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब अनुनाद के प्रभाव, अनुनाद जिन अणुओं में पाया जाता है वहां क्या क्या देखने को मिलता है आपको? तो अनुनाद के प्रभाव में सबसे पहले देखने को मिलता है बंध की लंबाई कम हो जाती है। बंध लंबाई, मैं ऐसा पूरी तरह से नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक्चुअल में बहुबंध की लंबाई बढ़ जाती है और एकल बंध की लंबाई घट जाती है। ठीक है ना, ये तो आप यहां मान से भी देख सकते हैं। स्थायित्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अणु में हम जितने अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं उसका स्थायित्व उतना ज्यादा होता जाता है। मतलब अगर अणु की अनुनादी संरचनाओं की संख्या 2 है और दूसरे अणु की अनुनादी संरचना 3 है तो 3 संरचना वाला ज्यादा स्थायी होगा। तो अनुनाद की वजह से किसी भी यौगिक के अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहां एक चीज छोटी सी और बतानी है तो शायद आगे काम आएगी। अगला टॉपिक हमारा है अति संयुग्मन और हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अनुनाद यहां समाप्त होता है। अगला है अति संयुग्मन, इंग्लिश में कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को और नाम है आबंधहीन अनुनाद भी कहा जाता है इसको, या कभी कभी बेकर और नाथन प्रभाव भी कहा जाता है। अभी तक आपने जितना भी
इलेक्ट्रॉन विस्थापन या बंध का विस्थापन पढ़ा वो जस्टिफाइड था, यानी कि उसको हम सामान्य तौर पे व्याख्या कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अति शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं हम? छत्तीसगढ़ी में भी करते हैं ना, अति कर दिया। अति कर दिया मतलब जब कोई चीज सामान्य से इतर, सामान्य से अलग कर दे कोई, तो अति कर दिया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, मेन परीक्षा चल रही है, आपके बगल वाला स्टूडेंट, आपका फ्रेंड, उसने कहा भाई मेरे पास पेन की इंक खत्म हो गई, दे दे यार, परीक्षा कैसे दूंगा। तो आपने क्या किया, आपके पास एक्स्ट्रा पेन था, आपने उठा के दे दिया। तो ये है सामान्य व्यवहार, कोई भी ऐसा करेगा, ज्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे। अति कब होगी? मान लीजिए यही केस है, आपके पास सिर्फ एक पेन है जिससे आप लिख रहे हैं और परीक्षा अभी बीच में ही है, आधा टाइम ही बीता है, पूरा टाइम भी नहीं बीता है, और आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि अरे भाई दे दे यार, मेरे पास पेन नहीं है, तुम्हारे पास पेन हो तो दे दो। तो आपने क्या किया कि आप अपना लिखना छोड़ के अपना पेन दे के बोलते हैं ले भाई तू ही लिख ले, आज आज कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती निभाएंगे, ये ले तू पेन ले ले, मैं फेल हो जाता हूं। अब घर में जब आप पापा को अपने बताओगे ये बात, तो पापा दो थप्पड़ मारेंगे आपको, बोलेंगे अति कर दिया। यही होगा ना। इसी तरह से जब कोई अणु में इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन इस तरीके से हो जैसा नहीं होना चाहिए, तो ये कहलाता है अति संयुग्मन। कैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं प्रोपीन का। प्रोपीन, प्रोपीन को देखें तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कोई भी अनुनाद की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन हो। एकांतर डबल बॉन्ड भी नहीं है कि एक और डबल बॉन्ड हो तो हम इधर उधर कर लें। तो नियमानुसार यहां कार्बन कार्बन बंध की लंबाई, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की लंबाई स्थिर रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि प्रोपीन में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.54 न होके 1.4, हमने पढ़ा ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 होना चाहिए, लेकिन ये न होके हो जाता है 1.49, यानी कम हो गई बंध की लंबाई। तो बंध की लंबाई में कमी हमेशा तभी आती है जब किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा हो, किसी तरह का अनुनाद हो रहा हो। आशुतोष माइक बंद करेंगे बेटा। तो अगर हम यहां देखें तो 1.49 एंगस्ट्रॉम, इसकी क्या व्याख्या है? काफी समय तक इसको कोई नहीं समझा पाया। बाद में बेकर और नाथन नाम के वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से इसको समझाया, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? बेकर और नाथन प्रभाव। तो समझेंगे क्या होता है, देखिए मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये आप सबको पता है कि मेथिल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा किसकी ओर देगा? कार्बन की ओर। तो पाई बंध पूरी तरह से मान लो इधर शिफ्ट हो जाए, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि इसको मैं CH लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड CH2, ऋण इसके ऊपर आ गया, धन इसके ऊपर आ गया। धन का मतलब है बगल वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो कार्बन है जो कि संतृप्त है, संतृप्त का मतलब चार अलग अलग बंध से जुड़ा हुआ है, ये अपने हाइड्रोजन के साथ बने हुए बंध को तोड़ के इसको दे देता है। ये है अति। अति का मतलब किसी की मदद करने के लिए पहले से बने, भाई डबल बॉन्ड होता तो चल एक बंध तोड़ दे, एक से तो जुड़ा रहेगा, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बंध को तोड़ देता है और उसको किसको दे देता है? बगल वाले कार्बन को। तो इससे एक ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि हाइड्रोजन प्लस ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये माइनस। आप देखिए यहां कोई बंध नहीं है, नो बॉन्ड, कोई बंध नहीं है।
तो इस तरह के अनुनाद में एक ऐसी स्थिति आती है जहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई बंध पाया नहीं जाता, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं? आबंधहीन अनुनाद। तो ओवरऑल क्या मतलब निकला? ओवरऑल मतलब ये निकला कि जब एक CH बंध, एक संतृप्त कार्बन का CH बंध के ठीक बगल वाले कार्बन, यानी एकांतर क्रम में उसके बगल में जो अल्फा कार्बन है, अगर वो असंतृप्त हो, कार्बन के ऊपर धनावेश हो, डबल बॉन्ड हो या मुक्त मूलक की अवस्था में हो। असंतृप्त के 3 मतलब समझने हैं आपको। या तो हमारा ये वाला कार्बन, इसका वाला कार्बन नहीं, ठीक बगल वाला कार्बन विबंध से जुड़ा हो, या उसके ऊपर धनावेश हो, या फिर वो मुक्त मूलक एक डॉट बना हो। तो ऐसी स्थिति में CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के साथ संयुग्मन कर लेते हैं, इसे अति संयुग्मन कहा जाता है। अब चूंकि तीनों हाइड्रोजन की स्थिति एक जैसी है इस कार्बन में, तो ये अति संयुग्मन कभी पहला वाला हाइड्रोजन कर लेगा, कभी दूसरा हाइड्रोजन भी कर सकता है, और कभी तीसरा हाइड्रोजन भी ऐसा कर सकता है। मतलब तीनों हाइड्रोजन समान रूप से इस तरह से अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को बगल वाले कार्बन को दे सकते हैं। तो ये है अति संयुग्मन। अब अति संयुग्मन कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले तो यही समझ लेते हैं अपन। आपको देखना है कि अणु की संरचना में, जैसे मान लो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसके बगल में तो कुछ है ही नहीं, तो इधर नहीं होगा अति संयुग्मन। इसके बगल में, ठीक बगल में जो कार्बन है, किस कार्बन के? डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के ठीक बगल में जो कार्बन सामान्य है, उसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2। तो ये 2 बार अति संयुग्मन करेगा। अगर हम प्रोपीन जैसा ले लें या इधर ऐसा लिख लें, तो देखिए इस कार्बन के ठीक इस तरफ जो सामान्य कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये इधर 3 बार अति संयुग्मन करेगा, और इस वाले कार्बन के इस ओर जो कार्बन है उसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, 3 बार, और कुल 6 बार अति संयुग्मन करेगा। तो अति संयुग्मन की संख्या निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अति संयुग्मन का प्रभाव का महत्व। सबसे पहली बात, इससे क्या फर्क पड़ा? ये पहला, द्विबंध के ठीक बगल में जो कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उसकी लंबाई में कमी आ जाती है। उस कमी का कारण क्या है? अति संयुग्मन। दूसरा, एल्कीनों का आपेक्षिक स्थायित्व। ये आपको मैं समझा देता हूं। थोड़ी देर के लिए आप अपने माइक ऑन कर लेंगे, मेरे को जवाब भी चाहिए होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीनों का स्थायित्व, ठीक है ना? अब आप सबसे सरल एल्कीन देखिए, इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के बगल में कोई संतृप्त कार्बन है क्या? नहीं है। इस कार्बन के बगल में ये कार्बन है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहां पर कोई अति संयुग्मन नहीं होगा। अब आते हैं हम अगली चीज पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखें कि ये दोनों कार्बन तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं उसको नहीं देखना है, उनके बगल में जो कार्बन है उसको देखें। ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहां कितना अति संयुग्मन होगा? 3। ठीक ऐसे ही यहां कितने बार होगा भाई? आप देखें तो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के बगल में ये भी है 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3, 6 बार अति संयुग्मन होगा।
फिर इसमें देखिए, इस तरफ 3 बार, इस तरफ 3 बार, 6 बार अति संयुग्मन होगा। तो जितने ज्यादा अति संयुग्मन होंगे स्थायित्व उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एल्कीनों में जितने ज्यादा बार अति संयुग्मन होगा स्थायित्व उतना अधिक होता जाता है। एल्किल समूहों का दिशात्मक प्रभाव। दिशात्मक का मतलब क्यों एल्किल समूह अपना इलेक्ट्रॉन देते हुए दिखते हैं। तो प्रोपीन में आपने देखा था कि एच सी एच एच सी एच प्लस डबल बॉन्ड CH2-। हमने क्या देखा, अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा बेटा, क्योंकि बोर्ड तो पूरा आ रहा है, नेटवर्क की दिक्कत होगी, है ना। अब देखिए, ये जो हमने प्रोपीन में जो पहले देखा था वही बता रहा हूं कि हाइड्रोजन अपने CH बंध को किसको दे देता है, बगल को दे देता है। तो ये देने वाला प्रभाव है, लेने वाला नहीं है। यहां हाइड्रोजन का CH बंध क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। यही कारण है कि जो एल्किल समूह है CH3 या C2H5, ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के होते हैं, प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसके बाद कुछ प्रभाव और हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एक और छोटी सी चीज है और बात खत्म हो जाएगी आपकी थोड़ी सी। एरोमेटिकता, एक शब्द सुनते होंगे आप कि ये यौगिक एरोमेटिक है, ये यौगिक एरोमेटिक नहीं है। कार्बनिक में खास तौर से सुनने को मिलता है एरोमेटिकता। एरोमा, ये किससे बना है, एरोमा। एरोमा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुगंध। तो पहले जब विज्ञान बहुत तरक्की नहीं किया था, शुरू शुरू की स्थिति थी, तो लौंग का तेल, लौंग जानते हैं ना, लौंग, इलायची, दालचीनी या जो मसाले होते हैं, इनमें जो खुशबूदार पदार्थ होते हैं, उन खुशबूदार पदार्थों को नाम दे दिया गया, खुशबू से मिलता हुआ शब्द एरोमा, एरोमेटिक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से पदार्थों में खुशबू प्राप्त होती है उनको हम क्या कह देते हैं, एरोमेटिक। पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। आगे चलने पे पता चला कि भाई कुछ कुछ गड़बड़ है। तो हमने क्या किया, आशुतोष बेटा आपका माइक ऑन है, अभी ऑफ कर लेंगे। हाँ, तो ये बात बहुत सही नहीं है ना कि आप केवल खुशबू के आधार पे किसी भी चीज को एरोमेटिक बोल दें। बाद में जब देखा गया तो हमने ये पाया कि कुछ पदार्थ अपने विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण दूसरों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो एरोमेटिक का क्या परिभाषा है, देखिए परिभाषा डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो अगर आप कॉपी लिखे होंगे तो मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए, ठीक है ना। लिखें, ऐसे चक्रीय समतल असंतृप्त, 3 चीजें, चक्रीय समतल असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो असामान्य रूप से अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि एरोमेटिक होने के लिए 3 गुण होना जरूरी है। चक्रीय यौगिक होना चाहिए, असंतृप्त का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और समतल होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर चेक करें तो इसके लिए हुकल नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया।
हुकेल ने कहा कि भाई आपके काम को आसान कर देते हैं। हुकेल ने कहा कि ऐसे यौगिक 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं, जहां n बराबर 0, 1, 2 कोई पूर्णांक होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे देखते हैं, चलिए। फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन ले लेते हैं, हमको पता है ये एरोमेटिक है, चेक करते हैं। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होता है, पता है ना, यानी 3 पाई बंध है। हर पाई बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो कुल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने पाई बंध हैं उसका दुगना कर दो, 6। तो नियम के अनुसार 4n+2 बराबर क्या है? यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको हल करेंगे, 4n बराबर 2 को इधर कर दो तो 6 - 2, 4n बराबर यहां हो गया 4, n बराबर 4/4 बराबर क्या आएगा? 1। ये एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एकांतर डबल बॉन्ड है, एक के बाद एक डबल बॉन्ड है तो वो एरोमेटिक होगा। चलिए एक और यौगिक चेक करते हैं। मैं बना रहा हूं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, यानी 8 कोनों वाला ऐसा यौगिक जिसमें 4 डबल बॉन्ड हैं। सब एक के बाद एक है, दिख रहा है? यहां 4 डबल बॉन्ड है, यानी 4n+2 बराबर 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बंध में। 4n बराबर 8 ऋण 2, 4n बराबर क्या हो गया? 6। n बराबर 6/4 बराबर आएगा 1.5। ये पूर्णांक नहीं है, 1.5 कोई पूर्णांक नहीं होता, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। एक और यौगिक लीजिए, आप पहचान के बताइए तुरंत, अभी ये गणना मैं नहीं करूंगा, कॉपी रखा होगा, पहचान के बताइए।